हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होता है, एक सिंथेसिस एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इस बार ही हुआ है 23-24 में। तो उसका क्वेश्चन पेपर है और उसके आंसर्स अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जो डाउट में हैं, तो वो मैं आप लोगों को डाउट में नहीं बताऊंगी। जो मैं वेरी श्योर हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़र्दर हेल्प करेगा अगर आपको PYQ देखने हो तो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। हाँ, पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें आपको थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन दिया हुआ है यूनिट में, देन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद हमारा थोड़ा एक यूनिट हमारी डिस्कनेक्शन अप्रोच की है, देन नेक्स्ट यूनिट हमारी एंजाइम की है ना। और उसकी नेक्स्ट वाली यूनिट भी एंजाइम की है। एंजाइम से रिलेटेड जो कोएंजाइम होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में है। तो ये पूरा पेपर सिलेबस के अंदर से आया हुआ है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है इसमें। तो आप देखो, ये पहला क्वेश्चन तो जो दे रखा है, इसमें एक रिएक्शन दे रखी है जो कि डिस्कनेक्शन अप्रोच से है। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि अगर हम ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसको अपन लोग ब्रेक करें, है ना, इसको ब्रेक करेंगे, अगर हम इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करेंगे तो ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका आंसर, अगर आपने डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, जहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उसके अल्फ़ा बीटा वो वाला बॉन्ड अपन लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, ये होगा। इसकी पूरी जो मैकेनिज्म है, पूरी जो सिंथेसिस है, ये आपको चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं उसमें कराऊंगी। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ और बता दूंगी ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच के आधार पे हम इसको जब तोड़ेंगे तो जब ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट में टूटेगा तो ए एंड बी प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको डिस्कनेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कनेक्शन अप्रोच से ही दिया हुआ है। इसमें भी आपको जो हमारे रिएजेंट होते हैं, जो हम स्टार्टिंग में सिंथेसिस में लेते हैं, यानी कि डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमने कोई रिएजेंट लिया, ठीक है, और उन सब की रिएक्शन कराई, कैटेलिस्ट डाला, वो उन सब की रिएक्शन कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको रिवर्स करते हैं, उसको तोड़ते हैं और रिवर्स करके उन रिएजेंट्स में लेके आते हैं जहाँ से हमने अपनी रिएक्शन को स्टार्ट किया था। तो हमारे पास ये जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये जो साइन है ये डिस्कनेक्शन अप्रोच को दर्शाता है। तो इससे पहचान सकते हैं हम ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको भी हमने ब्रेक करना है। हमने जो मॉलिक्यूल हमने रिएक्शन की स्टार्टिंग में लिए थे उनको लेना है। तो इसमें जब हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, ये हमारा ये है अल्फ़ा बीटा देखेंगे। यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है, एक प्रोडक्ट तो इसमें ये टूटेगा और एक प्रोडक्ट इसमें ये टूटेगा। इन सबको मैं बुक में आपको दिखा दूँगी, इसकी जो रिएक्शंस हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है सारी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट, यानी कि हमने ये लिया होगा, तब जाके हमने इनको मिलाया होगा, तब जाके रिएक्शन हुई, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा उसी से है जी। एरो देखेंगे हम पहचान लेंगे, डिस्कनेक्शन कराना चाह रहा है। इसमें भी ये मैम बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना आप देख लेना चैप्टर के अंदर कैसे किए जाते हैं। इस बॉन्ड को अपन लोग इधर भेजेंगे, फिर इसको इधर भेजेंगे, पूरा बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसका आंसर बी होगा जी। ये टूटेगा दो मॉलिक्यूल में, जब हमने ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई होगी तब हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा डिस्कनेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसको जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करने पर एक प्रोडक्ट हमें ये प्राप्त होगा, एक प्रोडक्ट हमें ये प्राप्त होगा। ये क्या रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, ये इन दोनों में टूटेगा, इन दोनों की रिएक्शन हम जब कराई थी तो इसका ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुँचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें ये कोई इपॉक्साइड दे रखा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, पीएच MgBr और H3O के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं इसकी। तो इसका हमें प्रोडक्ट पूछा हुआ है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर बी होगा। ये भी एक वो है डिस्कनेक्शन, मान लो आप इसमें उसमें ये रिएक्शन दे रखी है। अदरवाइज़ आपने रिएक्शंस में भी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होंगी, ग्रिगनार रिएक्शन के साथ उसमें भी ये कराई जाती है। तो ये क्या है, ये हमें एक रिएजेंट है और इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ कराई, हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखो, ये मैंने बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी के थोड़े बहुत उसमें पोर्शन है तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन NMR सिग्नल फॉर द कंपाउंड A एंड B, ठीक है। दो हमारे पास ये कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि सिग्नल्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो सिग्नल आप देख लीजिए क्या क्या आएंगे। इसमें तो 3 सिग्नल आएंगे, आप सिग्नल आपको निकालने आते होंगे, ठीक है। इसमें 3 सिग्नल आएंगे। एक तो इसका NMR सिग्नल हम निकालते हैं तब हम प्रोटॉन देखते हैं, ठीक है। उसमें देखना होता है कि हमें हर एक का एक एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पीक आती है डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो NH2 के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब जो NH2 में हाइड्रोजन दे रखे हैं, इसकी पीक अलग आएगी, इसकी रेस्पेक्ट में इन दोनों की पीक अलग आएगी और इसकी पीक बिल्कुल डिफरेंट आएगी। तो हम कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर कुल मिला के 3 पीक आने वाली हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें भी 3 पीक आएंगी, आप निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ IR एक्टिव, ठीक है। IR एक्टिव और IR इनएक्टिव क्या होता है मैं बताती हूँ। IR एक्टिव मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत भी पोलैरिटी क्रिएट होती है, ठीक है। आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पोलैरिटी देखने को मिल रही है, थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, तो वो IR एक्टिव होगा, ठीक है। यदि इसमें पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पोलैरिटी आपको नहीं मिलेगी, उसमें 0 मिलेगी। अगर डाइपोल मूवमेंट हमारा 0 होगा तो वो IR इनएक्टिव होगा। सिंपल आप देखो, जब हम NH3 की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी क्रिएट होगी मॉलिक्यूल के, इसमें भी पोलैरिटी क्रिएट होगी, इसमें भी पोलैरिटी क्रिएट होगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को आप देखोगी तो ऑक्सीजन में दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्शन लगेगा और रिपल्शन लगेगा, यानी कि इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी और जो इसका डाइपोल मोमेंट अपन लोग निकालेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, IR इनएक्टिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज नॉट गिव सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। जब हम NMR के जो सिग्नल देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसमें एक रूल हमें बताया जाता है सिंपल, कि जो मॉलिक्यूल, मतलब यदि कोई मॉलिक्यूल में जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, वो इवन है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर इवन। अगर ये दोनों इवन हैं तो क्या होगा, वो सिग्नल NMR सिग्नल हमें नहीं देगा, ठीक है। उसमें 0 सिग्नल आएंगे, उसमें एक भी सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके अलग हम देखें, अगर एक इवन है एक ऑड है, तो वो NMR सिग्नल देगा, ठीक है। तो अब देख लो इसमें कौन है, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, दिस इज़ द इवन। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर देखें तो ये 8 हो गया, दिस इज़ द इवन। तो ये क्या होगा, ये NMR इनएक्टिव होगा और ये NMR सिग्नल नहीं देगा। बाकी को आप देखो, 13 कार्बन है, इसका यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है, ये दोनों, ये क्या हो गया, ऑड हो गया, ये इवन हो गया, तो ये सिग्नल देगा, ये भी सिग्नल देगा और हमारा ये भी सिग्नल देगा। ऑक्सीजन सिग्नल नहीं देगा, इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी NMR का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप इसको रटो, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझना, ठीक है। ये आंसर और इसका एक्यूरेट आंसर भी मुझे नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को गलत आंसर नहीं बताऊंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C7H12O2 एग्जिबिटेड द फॉलोइंग डाटा इज हाइड्रोजन NMR की, मतलब NMR स्पेक्ट्रम बताना है हमें। ये क्या है, NMR के
स्पेक्ट्रल डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं। ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ होता है, इससे हमें मॉलिक्यूल फाइंड करना होता है कि हमारा आखिरकार कौन सा मॉलिक्यूल था जिसमें ये डाटा हमें आ रहा है, जिसमें NMR पी की ए आई, UV की आती है, IR ये आता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने निकाला था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड, हाँ ये इसका भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डोनर सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ डोनर सिंथॉन, यानी कि ये देखो द कॉमन एग्जाम्पल पूछ रहा है, जो ये हमारा डिस्कनेक्शन का कुछ क्वेश्चन है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट पूछे हैं डोनर सिंथॉन के, तो इसमें आंसर A एंड B बोथ आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आपको पता होगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है और सिंथोन क्या होते हैं। जब हम डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं, डिस्कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होते हैं सिंथोन। सिंथोन इज़ नथिंग बट जो हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं, मतलब जब हम मॉलिक्यूल ब्रेक किया तो वो स्पीसीज़ में जुटेगा, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ होगी, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज़, उसको ही हम सिंथोन बोलते हैं, ठीक है। सिंथोन के बाद हमें क्या मिलता है, जब हम जो चार्जेज हैं उसको बैलेंस कर देते हैं, तो जो हमें जो रिएजेंट मिलते हैं ना, उनको हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वही पूछा था, तो इसमें KCN और RMGBR दोनों होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। द बेस्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग सिंथोन इज, देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, सिंथोन है, ठीक है। ये सिंथोन है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको जब हम बैलेंस आउट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। जब इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी क्या है, ये चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 14 की बात करते हैं हम, विच वॉट वुड बी द बेस्ट रेट्रोसिंथेटिक ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम अदर नेम से रेट्रोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। आप इस मॉलिक्यूल का रेट्रोसिंथेसिस करोगे या डिस्कनेक्शन करोगे तो हमें किस किस मॉलिक्यूल में टूटेगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म आप बुक में देखिए या मैं आपको बताऊंगी। द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ द फिनालेनियन आयन विल बी, क्या होगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आयन क्या होगा, ये होता है PHMG, ओके। इतना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने लगी, तो प्लीज़ आप ये MCQ है उस तरीके से आप देखिएगा, PYQ, ठीक है। जस्ट आप जब पढ़ने के बाद, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप इस पेपर को देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ये पेपर बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ द दिस, ये हमारे पास क्या है, सिंथोन है। अब इसका क्या बताना है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होगा, क्वेश्चन क्या है 17, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें रेट्रोसिंथेसिस बताना है, डिस्कनेक्शन अप्रोच बताना है, तो कुछ ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। जब अपन लोग इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताने A और B क्या होंगे। जब इस रिएक्शन में हम इसको यहाँ से ब्रेक करने पर हमें ये इस तरीके के कुछ सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर A। 19 में आप देखो, व्हाट इज़ द क्लीवेज रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन हुई है हमारी, ये रिएक्शन है, ये हमें प्रोडक्ट मिला, हमें पूछा क्या है, हमें रिएजेंट पूछे कि किस रिएजेंट को डालने पर हमें ये रिएक्शन होगी, तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारे रिएजेंट अपन यूज़ करेंगे तो हमें ये जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसकी है, ये हमारी रिएक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप की है। ये वाला 19 वाला क्वेश्चन भी ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का था, जो यूनिट दे रखी होती है अपने में। 20 वाला भी ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का ग्रुप है। जैसे कि ये हमारे पास कोई रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हमने डायोल के साथ कराई है, ठीक है। डायोल के साथ ये एजेंट में हमने क्या यूज़ किया है, ये PTS टावलिंग यूज़ किया, PHMGBR, ये सब यूज़ करने के बाद ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन ऑप्शन नंबर B इसमें आंसर आएगा। इसकी ये पूरी मैकेनिज्म होती है, पूरी सिंथेसिस के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। फ़िलहाल आप ये देख लो, सिंथेसिस हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, जब चैप्टर कवर होगा तब उस टाइम पे। द डी प्रोटेक्शन ऑफ द बेंजोलॉक्सी कार्बोनाइल कैन बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके ये रह गया है, मैं आपको बाद में बता दूंगी,
ठीक है। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा एमीन है, ठीक है, एमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम CBZ का उपयोग करते हैं। तो उसमें किसकी प्रेजेंस में है ये परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ पूछा हुआ है, तो उसका ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, ठीक है। द BOC टर्ट बेटालॉक्सी कार्बोनाइल इज़ द यूज्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ। BOC जो होता है, CBZ हो गया, BOC हो गया, FOMC हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सब एमीन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का A हो जाएगा। द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 1,3-डायोल इज, ठीक है। जो हमारा 1,3-डायोल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो हम ऑप्शन नंबर C में जो दे रखा है 2,2-डाइमेथाइल ऑक्सी पोरन PTSA, इसका यूज़ करते हैं 1,3-डायोल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा द मैक्रोसाइक्लिक रिप्रेजेंट द विटामिन B12 एंजाइम इज। तो विटामिन B12 ये हमारा एंजाइम का पोर्शन है। जो आपने पढ़ा होगा कि जब एंजाइम के अंदर जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम पोर्शन होता है, उसमें जो उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, जो विटामिन होते हैं, विटामिन जितने भी विटामिन है, विटामिन B के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सारे के सारे डेरिवेटिव होते हैं कोएंजाइम के, है ना। तो ये वहीं से क्वेश्चन है, द मैक्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट द B12 एंजाइम। अगर आपने विटामिन B12 एंजाइम की स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा तो उसमें एक पोर फायरिंग रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द फॉर्मेशन ऑफ सिफ बेस इन द एंजाइमेटिकली कैटालाइसिस डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द एसीटोएसीटेट इज एग्जांपल ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, ठीक है। एंजाइमेटिकल कैटालिसिस जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस कैटालिसिस रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम में पोर्शन दे रखा है, जितने भी कैटालिसिस हैं ये आपके एग्ज़ाम में एसिड बेस्ड कैटालिसिस है, मेटल बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवेलेंट, सारे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेसिस इन द ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसके अंदर क्या यूज़ होता है, FAD यूज़ होता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ को फैक्टर विच इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को ए इज़। तो इसमें जो को फैक्टर यूज़ होगा वो ये होगा, TPP यूज़ होता है, लिपोइक एसिड होता है, NAD पॉजिटिव, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन विटामिन नाइसिन। जो विटामिन नाइसिन है उसमें जो हमारे पास को फैक्टर होते हैं जो कोएंजाइम की तरह यूज़ होते हैं, तो वो ये दोनों होते हैं, है ना, NAD और NAD पॉजिटिव। अगर आप इसमें ये NAD मतलब ये दोनों जो होते हैं बोथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा। ये दोनों क्या होता है, रिडक्शन के टाइम पे बनते हैं। जब आप विटामिन नाइसिन विटामिन इज विटामिन B3, ठीक है, नाइसिन विटामिन होती है, इसका आप रिडक्शन कराओगे तो हमें ये दोनों कोएंजाइम प्राप्त होते हैं। अगर यदि हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, NADH ये मिलेगा हमें और NADPH ये मिलेगा हमको, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पर, और ये दोनों हमें रिडक्शन करने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है NAD एंड NADP आर कंसिडर एज दिस इज़ द कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम होते हैं ये विटामिन नाइसिन के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोएंजाइम। तो NAD और NADP मैंने बताया आपको विटामिन B3 में कोएंजाइम की तरह यूज़ होते हैं, और जो FAD है विटामिन B2 का होता है, जो राइबोफ्लेविन जो हमारी विटामिन है उसके अंदर ये कोएंजाइम है। ATP इज़ एनर्जी, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कोएंजाइम नहीं होता है। द टर्म एंजाइम आर कॉइंड बाय। तो जो एंजाइम की टर्म थी वो कूने ने दी थी, तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन सिर्फ याद करने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये जो रिएक्शन है इसमें पूछा है दो एमेडाजोल बिहेव एजा। ये जो हमने इसमें रिएजेंट डाला है एमेडाजोल, ये क्या है, मतलब किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप देख सकते हो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ये जो रिएक्शन है इसमें पूछा है कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो ये बेस्ड कैटलिस्ट रिएक्शन है, ठीक है। विच इज़ द वाटर सॉल्युबल, आप देखो 34 है, ठीक है, विच 34 क्वेश्चन है, तो इसमें लिपोइक एसिड होगा जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल है। आप देखो थायमिन, विटामिन B1,
जो कि वाटर इंसॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल होती है। विटामिन B12 भी क्या होती है, इंसॉल्युबल होती है। ठीक है, जो लिपोइक एसिड है, ये लिपोइक एसिड है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो व्हाट इज द एंजाइम ऑफ B2 क्या है, मैंने बताया राइबोफ्लेविन विटामिन होती है। इसके अंदर कोएंजाइम कौन सा बनता है, FED, मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे आपको बताया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, ऑल द वाटर सॉल्युबल विटामिन फंक्शन एज ए कोएंजाइम एक्सेप्ट इज। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होगी, तो अभी बताया मैंने, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होगी, इनमें से जो जितने भी B कॉम्प्लेक्सेस के विटामिन होते हैं ये सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो विटामिन C क्या है, इट इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, नाइसिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, 38 की बात करते हैं हम, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय। तो ये जो डिसीज़ होती है ये विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। थायमिन पायरोफॉस्फेट रिक्वायर्ड एंजाइम एज। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट जो विटामिन है अपनी, उसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, अभी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ये पार्ट फर्स्ट है अपना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे ही क्वेश्चन करा दूँगी। ठीक है, आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करना आप लोगों को अच्छे से। ये क्वेश्चन आप करके जाओगे तो मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि PYQ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे जबकि आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।